हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक चलने वाला है आज वो अध्याय 4 है, जिसमें हम धातु, अधातु और उपधातु के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स और उसके बाद मेटलॉइड्स, इन पर जो है आज का हमारा डिस्कशन होगा। डिस्कशन के साथ साथ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मतलब जो हमारी लास्ट वीडियो रही थी वो रही थी कि हम फॉर्मूले किस तरीके से बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं, वो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि खास तौर पर वो वीडियो इसलिए बनाई गई थी कि आगे चल के अगर कोई रिएक्शन वगैरह मैं आपको बताता हूँ तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है लास्ट में जो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि किस तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। उसके साथ ही आज की जो वीडियो रहेगी ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ये आपका बेस बनाएगी धातु, अधातु, उपधातु में, मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड। ये पीरियोडिक टेबल के आधार पर आपको याद रखना है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है और कौन सा आधातु है, इस तरीके से जो है प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसका टेस्ट तो आप लगा सकते हैं और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और साथ ही साथ टेस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेस्ट लगाएं। टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने मार्क्स उसमें मिले हैं। अब हम बात करते हैं धातु, अधातु, उपधातु की। तो देखिए, धातु, अधातु और उपधातु पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको हम बेसिक पुराना भी देखना पड़ेगा। बेसिक पुराना जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में जहां सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था तो वहीं मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है पदार्थ, है ना, सब्सटेंस आता है। मतलब द्रव को ही अपन क्या बोल सकते हैं, द्रव्य। द्रव्य मतलब जो होता है आपका, उसको आप सब्सटेंट, पदार्थ बोल सकते हो। पदार्थ की मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई थी। पदार्थ की उस समय मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई थी कि पदार्थ में एक होता है तत्व, एक होता है आपका यौगिक, क्या क्या होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है और एक होता है आपका मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण होता है। ये इतनी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी। फिर तत्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये याद रखना। यौगिक को क्या बोलते हैं हम, यौगिक को बोलते हैं हम कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। फिर इसी के साथ मैंने तत्व आपको बताए थे और ये बताए थे कि तत्व आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्वों की अगर हम बात करें तो ये डिवाइड हो जाते हैं आपके धातु, अधातु और उपधातु में। तो यही आपका आज का टॉपिक रहेगा और यही आपका 3-4 दिन कंटिन्यू चलने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और मेटलॉइड हो गया। इस पर आज का टॉपिक रहेगा। पहले हम मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे और मेटल सबसे ज़्यादा है। पीरियोडिक टेबल में आपको 90 धातु देखने को मिलती हैं। पीरियोडिक टेबल में 90 क्या है आपकी, धातु। तो एक प्रश्न तो ये याद रखना कि पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको कितनी मेटल्स देखने को मिलती हैं, तो लगभग 90 मेटल्स हैं, मतलब 90 धातु हैं। और अन्य को अगर हटा दिया जाए, बाकी हटा दिया जाए, तो बाकी आपकी उपधातु भी हो जाएंगी उसमें कुछ और कुछ अधातु भी हो जाएंगी। पहचान में आज आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि किसे आप धातु कहेंगे। देखिए, अब इसी के साथ मैं बात करता हूं थोड़ा सा तत्व के बारे में, मतलब एलिमेंट के बारे में, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करना है। धातु, अधातु और उपधातु, इनके बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व की। तो तत्व को हम किस आधार पर कह सकते हैं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये वाली विशेषता याद रखना कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो चीज़ बनी होती है वो क्या कहलाती है, तत्व कहलाती है, वो एलिमेंट कहलाती है। और
ये जो तत्व होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं, इनको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अभी जो धातु होते हैं इनकी थोड़ी सी विशेषता ये होती है कि ये धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। और अधातु लगभग कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, वो धातु कहलाते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है वो अधातु कहलाते हैं। और जिनके अंदर दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं, है ना, दोनों के कैरेक्टर जिसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ धातु चमकीले होते हैं। धातु कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये चमकते नहीं हैं, चमकते नहीं हैं। जो अधातु होते हैं वो क्या नहीं होते? वो चमकते नहीं हैं। और उपधातु में तो दोनों के क्या पाए जाते हैं? कैरेक्टर पाए जाते हैं। कुछ उपधातु चमकीले होते भी हैं और कुछ उपधातु चमकीले नहीं भी होते हैं, दोनों के कैरेक्टर होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक यहाँ देखने को मिलता है। गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। और ये कैसे होते हैं? वेड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनमें से प्रोवाइड हो सकती है लेकिन बहुत कम, है ना, बहुत कम ही उपधातु देखने को मिलेंगे। लगभग सब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। कैसे होते हैं? कुचालक। तो ये कुछ विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आज का डिस्कशन हमारा धातु के ऊपर रहेगा। अधातु, उपधातु नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब हमारा धातु वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मैंने बताया है कि पदार्थ 3 तरीके के होते हैं। तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण होता है। तत्व जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, जो 3 तरीके के होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं। धातु मतलब मेटल्स होता है, अधातु मतलब नॉन मेटल्स होता है, और उपधातु मतलब मेटलॉइड्स होता है। धातु जो होते हैं लगभग धनात्मक होते हैं। और एक और विशेषता होती है, ये ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। कुछ आपको मुलायम भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम है, तो ये कुछ मुलायम भी होते हैं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं धातु, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा धातु वाला। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहीं आपके। और जो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी ऐसी धातु है जो अधिक मात्रा में अर्थ में पाई जाती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आज अपन डिस्कशन करेंगे। फिर इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके के तत्व जो हैं वो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आज का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु। नॉर्मली आप धातु की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? मतलब आप मेटल किसको कह सकते हैं? तो आप मेटल कह सकते हैं जो धनात्मक होते हैं। जो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिनके ऊपर धन चिन्ह लगा होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा, और आपको भी पीरियोडिक टेबल अगर याद है तो हमने कल चार्ज बताया था मैंने आपको कि कौन सी समूह में कौन सा आपको चार्ज देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले हम धातु की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर धातु के ऊपर ही डिस्कशन होगा। देखिए धातु कैसे होते हैं? सबसे पहली बात तो धातु होते हैं धनात्मक। कैसे होते हैं? धनात्मक चार्ज इनके ऊपर लगा होता है। धातु होते हैं धनात्मक। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि Na+, कल बताया था मैंने, सोडियम के ऊपर 1+ लगा होता है क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। फिर Mg+, Mg तो 2+ लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या लगा? चार्ज तो उसके ऊपर प्लस ही लगा है। फिर आप लिख सकते हो Al3+। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और इसके साथ जिंक है जिसके ऊपर 2+ लगा होता है, कॉपर है जिसके ऊपर 2+ लगा होता है, ठीक है, आयरन है जिसके ऊपर +2 भी लगा होता है, और कभी कभी आयरन के ऊपर +3 भी लगा होता है। निकिल है, निकिल के ऊपर +2 भी होता है और निकिल के ऊपर +4 भी होता है, ठीक है। पोटेशियम प्लस में आता है, मैग्नीशियम
कैल्शियम जिसके ऊपर 2+ लगा होता है, कैल्शियम जिसके ऊपर क्या लगा होता है, 2+ लगा होता है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका जैसे कि सोडियम, हाँ, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम आ गया, है ना, बेरिलियम आ गया, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज होता है। बोरॉन, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज होता है। तो ये जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जो धनात्मक होते हैं, वो लगभग क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु। तो एक तो आपको ये विशेषता मैंने बता दी। और धातु की एक विशेषता और आपको याद रखना है कि ये विद्युत के कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं, ये सुचालक होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से क्या हो सकती है, फ्लो कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से थ्रो हो सकती है। तो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है। और ये जो है रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली तो ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। नॉर्मली कैसे होते हैं, ये ठोस होते हैं। लेकिन कुछ इसमें आपको कैसे देखने को मिलेंगे, मुलायम। कुछ इसमें मुलायम भी देखने को मिलेंगे। अब वो मुलायम कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। लगभग सभी धातु आपको कैसी देखने को मिलेगी, ठोस। अगर इसको हम देखें तो नॉर्मली आप जो धातु है उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। धातु को आप कितनी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, दो। एक ठोस और एक आपकी द्रव। एक होते हैं आपके ठोस और एक क्या हो जाएगी आपकी द्रव। अब देखिए ठोस और द्रव में, ठोस मतलब सॉलिड, है ना, और द्रव मतलब क्या हो जाएगा आपका लिक्विड, है ना, लिक्विड। तो देखिए दोनों में अगर हम बात करें तो ठोस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे कि Na मतलब सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, ठोस में आ जाएंगे। और लिक्विड में बस आप एक ही याद रखें, कौन सा, पारा। कौन सा, पारा। पारा एक धातु है, पारा एक धातु है, लेकिन पारा किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। कौन से ताप पर, सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर, जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है ना, जैसे अभी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इस समय अगर मैं पारा लेकर आऊँ तो वो कौन सी अवस्था में होगा, उसकी स्टेट क्या देखने को मिलेगी आपको, लिक्विड स्टेट देखने को मिलेगी। तो दो तरीके से आमतौर पे सॉलिड होते हैं, या तो धातु होते हैं, या तो वो सॉलिड होते हैं, या तो वो लिक्विड होते हैं। जैसे कि पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या हैं, ये आपके सॉलिड हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, है ना। लेकिन लिक्विड अवस्था में आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, पारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, सारे पॉइंट नोट्स में लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ धातु जो मुलायम भी कभी कभी पाए जाते हैं और इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें केवल दो याद रखें आप, है ना, इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली दो याद रख सकते हैं। एक आप पोटेशियम को याद रखें क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है ना, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। एक पोटेशियम और एक सोडियम। एक पोटेशियम याद रखें और एक क्या याद रखें आप, सोडियम याद रखें। क्यों, उसका कारण समझिए। दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही मुलायम होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। अच्छा, दोनों को ही किससे काटा जा सकता है, चाकू से। चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। किसे, पोटेशियम को भी और सोडियम को भी। अच्छा, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये वाला प्रश्न ज़्यादातर सोडियम पे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और तो ऑप्शन में क्या लिखा रहता है, सोडियम, और सही आंसर क्या होता है, सोडियम होता है। ठीक है। अच्छा, दोनों की क्रियाशीलता की अगर हम बात करें, दोनों की क्रियाशीलता की बात करें तो कौन जल्दी से क्रिया कर लेता है, देखिए पोटेशियम जल्दी क्रिया करता है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। वैसे तो क्रियाशील दोनों होते हैं, लेकिन पोटेशियम कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है। सोडियम की तुलना में पोटेशियम जल्दी क्रिया कर लेता है। एक ये वाला फैक्ट याद रखना। और दोनों को ही किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के
तेल में रखा जाता है, मतलब केरोसिन में रखा जाता है, दोनों को ही। लेकिन ये जो मिट्टी के तेल वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न किस पे बनता है? तो ये प्रश्न भी आपका ज़्यादातर मैक्सिमम कहाँ बनता है? सोडियम से ही बनता है। ये किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये ऐसे प्रश्न केवल हमने किसके साथ सुने हैं? हमने सोडियम के साथ। लेकिन पोटेशियम के साथ भी पूछा जा सकता है। पोटेशियम धातु भी मुलायम होती है और सोडियम धातु भी मुलायम होती है, और दोनों को चाकू से काटा जा सकता है, और दोनों को ही किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसी के साथ कुछ फैक्ट हैं, वो भी याद रखें, क्योंकि फैक्ट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि एक फैक्ट है आपका, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, बिल्कुल याद रखना। सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ आपसे धातु पूछा जा रहा है, तो ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि यहाँ गैस, तत्व, इसकी बात नहीं हो रही है। वहाँ प्रश्न चेंज हो जाएगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ धातु शब्द की इस्तेमाल की बात हो रही है। तो सबसे हल्का धातु है लिथियम। क्या है? लिथियम सबसे हल्का। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सबसे कठोर धातु कौन सा है आपका? तो वो है आपका प्लेटिनम, पीटी। क्या होता है? पीटी, प्लेटिनम जो है वो क्या है? सबसे कठोर धातु है, सबसे ज्यादा कठोर क्रियाशील है ये, है ना। और सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? सबसे ज्यादा गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब होता है किसी धातु को गलाने के लिए हम उसको जो एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, गलने लग जाती है। लेकिन किस टेम्परेचर पर गलती है? तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। सबसे ज़्यादा गलनांक होता है आपका, अगर आप देखेंगे तो होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W, है ना। टंगस्टन कई बार पूछ लिया जाता है, टंगस्टन का तो संकेत पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये टंगस्टन T से शुरू हो रहा है, लेकिन संकेत तो W से आता है, तो टंगस्टन, है ना। ये इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। ये धातु है ना, टंगस्टन धातु है, यह धातुओं से ही रिलेटेड पूछा है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है? तो टंगस्टन का होता है। ठीक है, तो ये वाले फैक्ट भी याद रखना। अच्छा, एक फैक्ट और याद रखना कि भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि भूपर्पट्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपको? एल्यूमिनियम है। सबसे ज्यादा भूपर्पट्टी पे क्या पाया जाता है आपका? एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। और दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? तो यही लिख देता हूं, दूसरे नंबर पे पाया जाता है आयरन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूपर्पट्टी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? एल्यूमिनियम आएगा। और पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर पे कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? आयरन आएगा। ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा? आयरन आएगा। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें याद रखना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील में अगर आप देखेंगे तो आपको 2-3 इसमें नाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होती है वो होती है आपकी गोल्ड जल्दी से क्रिया कर लेती है ना। आघात वर्धनी और तन्य भी यही होती है। 1-2 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगर पूछा जाए विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक
विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से प्रोवाइड हो सकती है? तो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है चांदी। क्या होती है? चांदी। सबसे ज़्यादा अच्छी सुचालक इसको माना जाता है, ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है ना। विद्युत और ऊष्मा दोनों की सबसे ज़्यादा सुचालक होती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या एनर्जी की बात करें तो दोनों की सबसे ज़्यादा सुचालक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चांदी को। सबसे कम बैड कंडक्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि उस धातु में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन उसके अंदर कम एनर्जी जाती है, कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे कम विद्युत की सुचालक, सबसे कम विद्युत की सुचालक है ना, सबसे कम विद्युत की सुचालक तो ये होती है आपकी लेड। क्या होती है? लेड। लेड को हम शीशा भी बोलते हैं, तो लेड होती है, ये विद्युत की सबसे कम सुचालक होती है। सबसे अधिक सुचालक कौन सी होती है? चांदी। चांदी विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक होती है और लेड विद्युत की सबसे कम सुचालक होती है। एक आता है सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा तन्य और आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? अब पहले शब्द समझिए। तन्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप कितना फैला सकते हैं, है ना, लार्ज कर सकते हैं, किसको कितना पतला किया जा सकता है। पतली से भी पतली शीट बनाई जा सकती है, सबसे पतली शीट बनाई जा सकती है, मतलब किसी भी वस्तु को पीट कर कितना पतला किया जा सकता है, मतलब उसको कितना ज़्यादा स्मॉल किया जा सकता है, तन्य किया जा सकता है ना, उसको बोलते हैं तन्य। वो तन्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और आघात वर्धनीय मतलब जो घात सहन कर सकें। अगर हथौड़े से आप किसी चीज़ को पीट रहे हैं तो ऐसी कौन सी धातु है जो अधिक समय तक उस वस्तु की जो है चोट को सहन कर सकती है? तो वो है आपका गोल्ड। क्या है आपका? गोल्ड। देखिए गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये इतना ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है कि सबसे ज़्यादा धातुओं में सबसे ज़्यादा सहन करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। किसी भी वस्तु, जैसे कि नॉर्मली ये पेन है, तो पेन पर अगर मैं किसी दूसरी वस्तु से प्रहार करूंगा तो पेन जल्दी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मतलब ये आघात वर्धनीय है लेकिन कम है। ठीक है, कांच तो और कम होता है आघात वर्धनीय, वो तो जल्दी से टूट जाता है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसपे आप जितना भी प्रहार कीजिए ये उसको सहन करती रहती है। क्यों? क्योंकि ये तन्य होती है। आप गोल्ड को जितना ज़्यादा पीटेंगे उससे क्या होगा? गोल्ड अपना जो है एरिया बढ़ाता जाएगा, उतना पतला होता जाएगा। तो दोनों विशेषताओं में आंसर क्या आएगा? गोल्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है तो आंसर आएगा गोल्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन होती है तो वो भी कौन सी होती है? गोल्ड होती है। अच्छा, इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो गोल्ड की ही बात हो रही है। अगर आप 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो आप उसको 2 किलोमीटर तक जो है बड़ा कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 2 किलोमीटर तक। मतलब 1 ग्राम गोल्ड को, समझ सकते हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 ग्राम गोल्ड लेना है, केवल और केवल 1 ग्राम गोल्ड लेना है, उसकी इतनी पतली शीट बना सकते हो आप, पतला तार बना सकते हो जिसको 2 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है। उसी के साथ अगर 1 मिलीग्राम गोल्ड अगर आप लेते हैं, 1 मिलीग्राम गोल्ड अगर आप लेते हैं तो उससे आप 200 मीटर, कितना? 200 मीटर की एक लंबी जो क्या बना सकते हो? रॉड टाइप की या पतली तार बना सकते हो। इतनी पतली बनेगी कि वो नॉर्मली आपको भी नहीं दिखाई देगी। तो याद रखना कि इतना ज़्यादा तन्य होता है गोल्ड। गोल्ड को हम इतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं? लार्ज कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इतना ज़्यादा तन्य होता है। तो गोल्ड के बारे में ये विशेषता आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ तो ये गोल्ड के बारे में बताया मैंने ना कि ये गोल्ड सबसे ज़्यादा तन्य होता है और गोल्ड ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? आघात वर्धनीय होता है। इसी के साथ आप याद रखें कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैं तत्व की बात कर रहा हूँ या धातु की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एलिमेंट, तत्व की बात कर रहा हूँ। तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? तो आपका आंसर जाएगा ऑक्सीजन के पास। आंसर कहाँ जाना चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का खनिज कौन सा है? खनिज तत्व, खनिज, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या पूछ लिया जाए आपसे? खनिज। यहाँ शब्दों पर ध्यान दें, अगर खनिज पूछा है तो आंसर कैल्शियम के पास जाएगा। आंसर कहाँ जाएगा? आंसर जाएगा कैल्शियम। आंसर कहाँ जाएगा? कैल्शियम के पास जाएगा। तो दोनों प्रश्न में डिफरेंस है, साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस कर सकें। प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो आंसर जाएगा ऑक्सीजन है। और प्रश्न बनता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है, तो आंसर कहाँ पहुँच जाएगा? कैल्शियम के पास पहुँच जाएगा। उसी तरीके से याद रखें, संसार में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? संसार में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वातावरण में। वायुमंडल मतलब वातावरण में। तो वातावरण, एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है नाइट्रोजन। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितने % होता है नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन होता है 78%, लगभग 78% नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सब इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रश्न बनता है सबसे अधिक गलनांक किसका है? टंगस्टन का है। डायरेक्टली प्रश्न बनेगा, यहाँ मैंने डायरेक्टली प्रश्न ही लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन भी आपको याद रखना है। ये तो आपकी शुरुआत है, अभी तो नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपका ये इंटरेस्ट बने। इसके साथ जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, निकिल है, ब्रोमाइड है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि जो नॉर्मली हम वोटिंग करने के लिए जब हम जाते हैं तो उस समय एक इंक लगाई जाती है, तो वो इंक कौन सी होती है? फिर उसके साथ आप देखेंगे मूवी वगैरह में जो वर्षा करवाई जाती है, मतलब वो नॉर्मली कृत्रिम वर्षा होती है ना। अब वो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस तरीके के गैस का इस्तेमाल किया जाता है या किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? फिर उसके साथ फोटोग्राफी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? फोटोग्राफी वगैरह जो की जाती है आजकल तो नॉर्मली क्या किया जाता है, मोबाइल से ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन पहले जो फोटोग्राफी हुआ करती थी उनको जो है हम धोने के लिए देते थे, तो उसमें एक केमिकल का इस्तेमाल होता था, है ना। तो वो क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम धातु के रासायनिक समीकरण पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। रासायनिक क्रिया है ना, नॉर्मली ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण, और किसके रासायनिक गुण बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ धातु के रासायनिक गुण। किसके? धातु। केवल हम धातु के बारे में ही डिस्कशन किया है अभी तक। तो देखिए, धातु क्या क्या कर सकती है, धातु किस किस के साथ क्रिया कर सकती है? धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकती हैं। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। धातु जल के साथ क्रिया कर सकती हैं, जल के साथ, है ना। और धातु किसके साथ क्रिया कर सकती हैं? और भी किसी एलिमेंट के साथ, जैसे कि एग्जांपल फॉर ले लेते हैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ भी धातु क्या कर सकती है? क्रिया कर सकती है। अब किसके साथ क्या? अच्छा, अम्ल के साथ भी करवा सकते हैं हम। किसके साथ? अम्ल, है ना। क्लोरीन हटा देते हैं हम, अम्ल के साथ करवा देते हैं। अम्ल के साथ किसकी क्रिया करवाना है? धातु की। तीनों बताता हूं अलग से, है ना। देखिए, धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ भी करवाई जा सकती है, धातुओं की क्रिया जल के साथ भी करवाई जा सकती है, और धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ भी करवाई जा सकती है। जैसे कि सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। हम करवा रहे हैं धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ। अब आप बोलोगे धातुओं के, देखिए एक आपके पास सोडियम है, ये भी धातु है, पोटेशियम है, ये भी धातु है, मैग्नीशियम ये भी धातु है,
कैल्शियम ये भी धातु, ये सब धातु हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज लगा होगा वो धातु है, तो उनकी क्रिया करवा दीजिए आप, ऑक्सीजन के साथ करवा दीजिए। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है Na, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है Na, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा Na, ठीक है। ये हो गया धातु, ये हो गया क्या धातु। अब इसकी क्रिया मुझे किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन गैस है इसलिए हम 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से सोडियम भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2, है ना, सोडियम भी क्या लेना पड़ेगा 2, क्योंकि बैलेंस करना जरूरी है। ये तो मैं आपको बैलेंस का करना बता दूंगा, जब मैं आपको रासायनिक समीकरण पढ़ाऊंगा वहां बता दूंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए ही मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ी, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 4 लिख रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 2Na2O, ये हो जाएगा आपका 2Na2O। इसको बोलूँगा मैं सोडियम, इसका नाम है ना, इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सोडियम की और ऑक्सीजन की क्रिया कर दी तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो ये हमारे रासायनिक समीकरण जब मैं बताऊंगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि ये तो मैंने सोडियम के साथ कर दी, आप पोटेशियम के साथ भी कर सकते हो, सेम रिएक्शन होगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, एक ही प्रकार के एलिमेंट ही, क्योंकि एक ही प्रकार के तो एलिमेंट है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2K2O, के आ गया, यहाँ सोडियम था वहाँ पोटेशियम आ जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा इसका नाम, पोटेशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये तो हमने इसके साथ की। अब हम क्या कर सकते हैं, और हम इसमें एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकते हैं ऑक्सीजन की क्रिया, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो O2 की क्रिया हम Al के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ 2 लेना पड़ेगा, यहाँ 3 लेना पड़ेगा, यहाँ 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 2 लिया तो ये हो जाएंगे आपके, बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 2, तो ये हो जाएंगे 4, इसको हम कर देते हैं 4, तो ये हो जाएंगे आपके 8, ठीक है। इसको कर देते हैं हम 3 मतलब 6, इसको भी करना पड़ेगा 4, इसको 4 करना पड़ेगा, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका Al2O3 और इसके आगे लगाना पड़ेगा 2। ये हो गया आपका फॉर्मूला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। यहाँ पे भी बता देता हूँ, फिर जल के साथ रिएक्शन बाद में करते हैं, ठीक है। फिर एक और कर लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन की, इन दोनों की क्रिया भी कर सकते हैं, तो क्या बन सकता है आपका Zn ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड। देखो ये जिंक था और ये क्या था, ऑक्सीजन, दोनों की क्रिया कर ली तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। इसको भी आप 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि ऑक्सीजन सिंगल नहीं लिखा जाता है कभी भी, तो इसको 2 करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए जिंक के आगे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2, और इसके आगे भी क्या लगा दूंगा, 2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2ZnO, ये बन जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। अब ये 2 चीज़ खास तौर पे याद रखें, ये एक इसका नाम याद रखें, ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये जिंक लिखा है और ये ऑक्सीजन है, तो जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों नेचर के होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं, बाकी सब क्षारीय होते हैं। आप किसी भी मेटल की क्रिया, आप किसी भी धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कीजिए, उससे जो बनेगा तो वो कहलाएगा आपका क्षार, वो क्षार ही बनेगा, ठीक है। वो अम्ल नहीं बनेगा, वो बेस ही बनेगा, वो एसिड नहीं बनेगा। लेकिन जब एल्यूमिनियम भी एक धातु है और ऑक्सीजन भी एक धातु है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की क्रिया अगर आप कराते हैं,
एल्यूमिनियम और अगर ऑक्सीजन की क्रिया आप कराते हैं तो उसके बाद जो बनेगा वो होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। जिंक और ऑक्सीजन की क्रिया कराओ तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो मैंने आपको किसके साथ क्रिया करवाई, ऑक्सीजन के साथ। अब हम बात करते हैं जल के साथ। जल के साथ क्रिया किसी भी धातु की, है ना, जल के साथ। जल मतलब H2O, ठीक है। ये लिया मैंने Na, क्या ले लिया, Na मतलब सोडियम जो एक धातु है, इसकी क्रिया में किसके साथ कर रहा हूँ, जल के साथ मतलब H2O। किसके साथ, जल के साथ मतलब H2O, दोनों की क्रिया कराऊंगा। यहाँ से ले लो Na, यहाँ से ले लो OH, और बचेगा क्या आपका H2, मतलब गैस निकलेगी आपकी। क्या निकलेगी, यहाँ से गैस निकलेगी। अब इसको बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस कैसे होता है वो समझिए आप। ये Na था, मैंने यहाँ Na लिखा, यहाँ से OH लीजिए, पूरा मत लीजिए, यहाँ से O लीजिए, यहाँ से H लीजिए, तो ये लिख दिया मैंने OH। बचा आपका यहाँ पर एक H, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन H तो क्या है, गैस, और गैस कभी सिंगल नहीं लिखी जाती, तो मैंने यहाँ 2 कर दिया। 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। ये बैलेंस करना पड़ता है। ये बैलेंस करना भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे वरना। तो यहाँ पर सोडियम और जल की क्रिया करते हैं। जब भी धातु की क्रिया जल के साथ की जाती है तो देखो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम ऑक्साइड बनता है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ बात क्या याद रखना है, यहाँ बात ये याद रखना है कि जब जल से क्रिया की जाती है, किसकी जल से क्रिया की जाती है, धातु की, किसी भी धातु की क्रिया आप जल के साथ कीजिए तो क्या निकलेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बस इतना पॉइंट याद रखना है आपको, है ना। फिर हम अम्ल के साथ भी कर देते हैं। किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल से क्रिया, कोई भी एक अम्ल ले लो, अम्ल मतलब HCl, जो H दे आपको, जो अधिक से अधिक आपको H दे वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल, क्षार, इसका टॉपिक अलग रहेगा। फिर अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, ये सब क्लियर करेंगे अपन, है ना। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अम्ल से क्रिया, ये है आपकी धातु, सोडियम धातु है, इसकी क्रिया मैं किसी अम्ल के साथ कर रहा हूँ। अम्ल के साथ मतलब मैंने कर दी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है ना वो, हाँ। तो मैंने अम्ल की क्रिया कर दी धातु के साथ, ये धातु है और ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और धातु की क्रिया मैंने कर दी। तो देखिए यहाँ से ले लो Na और यहाँ से ले लो Cl, और बचा क्या, आपने यहाँ से ले लिया Na, यहाँ से ले लिया Cl, बचा क्या H। तो H को आप कैसे लिखोगे, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस, मतलब क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस। H निकला मतलब हाइड्रोजन गैस निकली। तो धातु की क्रिया अम्ल के साथ करने से भी गैस ही निकलती है, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये तो केमिकल रिएक्शन थी, इससे कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये नॉर्मली मैंने आपको बताया था, कुछ आप भी रिएक्शन कर सकते हो। किसी भी धातु की क्रिया आप ऑक्सीजन के साथ करके देखिए, किसी भी धातु की क्रिया आप जो है जल के साथ करके देखिए, और किसी भी धातु की क्रिया आप अम्ल के साथ करके देखिए। ये तो नॉर्मली मैंने इसलिए बताया ताकि आपको कुछ रिएक्शंस पता चल जाए। हालांकि कुछ चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आई होंगी, जो आपका यहाँ टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ये टॉपिक आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, वहाँ तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्रियाएं कैसी होती हैं, केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली हमने धातु के बारे में डिस्कशन किया था, इसलिए धातुओं के रासायनिक गुण बताना जरूरी था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो भी धातुओं के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ धातु वाला टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा धातु होता है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, सबसे हल्का धातु लिथियम है ना, सबसे ज़्यादा जिसका गलनांक होता है वो क्या है आपका टंगस्टन है, सबसे ज़्यादा कठोर धातु कौन सा है वो प्लेटिनम है। तो यहाँ तो केवल मैंने इसी बारे में डिस्कशन किया। सबसे ज़्यादा मानव में कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। ब्रह्मांड में, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है।
फिर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है। चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे सबसे कम सुचालक, जिसके अंदर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो वो होता है लेड। क्या होता है, लेड होता है। फिर गोल्ड के बारे में डिस्कशन किया, गोल्ड सबसे ज़्यादा तन्य होता है। गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसको आप लॉन्ग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उसको पतला कर सकते हो। फिर सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है, ठोस, मतलब वो सहन क्षमता, किसी भी वस्तु के प्रहार, उस पर आप जब गोल्ड के ऊपर किसी दूसरी वस्तु से प्रहार करेंगे तो वो उसको अधिक समय तक सहन करने की क्षमता उसमें होती है गोल्ड में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, तो ये भी याद रखना। पोटेशियम और सोडियम में विशेषता याद रखना, पोटेशियम और सोडियम दोनों ही क्या होती हैं, दोनों ही मुलायम धातु होती हैं। धातु तो होती हैं लेकिन मुलायम धातु होती हैं। साथ ही साथ हम इनको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली चाकू से इन धातुओं को काटा जा सकता है। और दोनों ही धातु क्या करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं। पोटेशियम और सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके जल्दी जलने लगती हैं, इसीलिए हम दोनों को मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। और धातु नॉर्मली दो अवस्थाओं में होती हैं। कुल आवर्त सारणी में लगभग 90 धातुएं हैं। 90 धातुओं में अगर आप देखोगे तो कुछ धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं और कुछ धातुएं द्रव अवस्था में होती हैं। एक ही द्रव अवस्था में देखने को मिलती है जिसका नाम है पारा, मरकरी भी बोलते हैं हम इसको। जो पारा है वो Hg लिखते हैं हम, इसका सिंबल Hg होता है पारा। जो कौन सी अवस्था में होता है, जो लिक्विड अवस्था में होता है। लगभग सभी धातुएं जो है ठोस अवस्था में होती हैं और टोटल 90 धातुएं आपको देखने को मिलती हैं पूरी आपको किसमें, पीरियोडिक टेबल में। धातुओं को पहचान करने की क्या है, तो आप इनको पहचान कर सकते हैं, धनात्मक होती हैं। धातु क्या होती है, मेटल्स क्या होती हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से प्रोवाइड हो सकते हैं। चमकीले होते हैं, क्या होते हैं ये, चमकीले होते हैं। और लगभग जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। थोड़ी सी विशेषताएं थी, इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी जो मैंने आज आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ हम बात करने वाले हैं कि जो हम बोटिंग करने जाते हैं उस समय किस इंक का इस्तेमाल किया जाता है ना, बोटिंग डालने के बाद। फिर उसके बाद जो कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है उसमें कौन सा सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, प्योर गोल्ड क्या होता है, गोल्ड 24 कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट क्या होता है, 18 कैरेट क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। लेकिन आज की वीडियो जो है कंप्लीट आपने देखी है तो टेस्ट जरूर लगाएं। टेस्ट लगाने के बाद जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और जो PDF रहेगी वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप PDF निकाल सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।